My guest today is the Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, a man who has risen from the ranks in a party which has been governed by a single family right from its inception. Maharashtra is run by a coalition government comprising of the BJP, headed by Devendra Fadnavis, who's the Deputy Chief Minister, the NCP led by Ajit Pawar, also the Deputy Chief Minister, and the Shiv Sena led by Eknath Shinde, the Chief Minister, who's my guest today. In the 2024 polls, out of a total of 48 seats, the Congress party, which had not got a good showing in 2019, got the largest share of 13. The Shiv Sena won 7, and the Shiv Sena of Uddhav Thackeray won 9. The BJP also won 9. The Sharad Pawar-led NCP-SP won 8, and the NCP just 1. The splintered vote has everyone guessing of which way the electorate of Maharashtra will vote in the upcoming state elections. मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आप ANI के पॉडकास्ट में आए। नमस्कार। काफ़ी अरसे से मैं बात करना चाह रही थी आपके साथ। अब तो इलेक्शन का सीज़न स्टार्ट हो गया फिर से यहाँ पे महाराष्ट्र में। मैंने सुना कि आपने बयान दिया है अपने सभी कॉलीग्स को जो आपके मंत्रिमंडल में है, सबको, और रूलिंग अलायंस में भी, कि जो बयानबाजी करते हैं उस पर लगाम देना चाहिए, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, पॉइंट पे रहना चाहिए। सही बात है, हम ज़्यादा बोलने से ज़्यादा काम करें तो बेहतर होता है। और हम काम पर हमारे फोकस करें तो आउटकम अच्छा होता है, लोगों को फ़ायदा होता है। ज़्यादा बोलने से आदमी कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है, इसलिए कम बोलो, ज़्यादा काम करो। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे बयान 2024 में हुए थे जिसकी वजह से NDA को नुकसान पहुंचा? लोकसभा में जी, वो तो फेक नैरेटिव हुआ, संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन जाएगा, कई समाज में जो डर का माहौल पैदा किया, मोदी जी आएंगे तो ये होगा वो होगा। और ये जो फेक नैरेटिव जो है उसका पेनिट्रेशन बहुत डीप तक गया और लोगों के एक जहान में एकदम ऐसा बैठा कि जो बात होने वाली नहीं थी। संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया और हमारा संविधान जब तक, मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का संविधान बना रहेगा। लेकिन लोगों में इतना उन्होंने स्प्रेड किया और आदिवासी हो, मुस्लिम हो, कई लोग हो, दलित हो, इनको थोड़ा जो गलत तरीके से लोकसभा का चुनाव जो है उन्होंने अपने अपने लोगों को सब जगह पर सभा लेकर, मीटिंग लेकर, छोटी छोटी मीटिंग लेकर सब ये फैलाकर लोगों से वोट लिया है। देखिए, एक ही बार कोई भी इंसान एक बार गुमराह हो सकता है, फंस सकता है, बार बार नहीं। अभी इसमें सब अलर्ट हो गए विधानसभा चुनाव में। तो जो आप कह रहे हैं कि लोग बहकावे में आ गए, उनकी तरफ से जो बयान, लेकिन बीजेपी के लोग उन्होंने भी तो बयान दिए थे कि हाँ 400 पार जाएंगे, तो लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई थी कि 400 का क्यों था? हाँ, 400 पार के वजह से, नारे के वजह से थोड़े कार्यकर्ता भी रिलैक्स हो गए 400 पार आने वाले। और कुछ ऐसे हमारे लोगों ने कहीं पर ऐसा बयान देकर लोगों को लगा नहीं ये तो बात सही है, 400 पार हो जाएंगे तो ये होगा, इसलिए एक डर का माहौल पैदा हुआ था। लेकिन लोकसभा का चुनाव एक अलग मेथड होता है, अलग उसके स्टैटिस्टिक्स होते हैं और विधानसभा के अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से वो चुनाव तो अभी गया, चुनाव हो गया, बात गई, अभी हम उसको भूल गए। तो ये आरक्षण का मसला और संविधान का मसला, जो नुकसान NDA और आपकी गठबंधन को पहुंचा था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, क्या विधानसभा इलेक्शन में उसका असर बिल्कुल नहीं होगा? विधानसभा का चुनाव जो है वो लोकलाइज होता है, स्टेट लेवल का होता है और उसमें जो सेंटर के मुद्दे होते हैं वो नहीं होते। संविधान की बात स्टेट इलेक्शन में नहीं होगी। कई रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए, उसको राज्य सरकार के अधिकारी नहीं है, तो ये मुद्दे वो इसमें वापस रिपीट नहीं कर सकते। मराठा आरक्षण से ओबीसी कोटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपने बयान दिया है, इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? हाँ बिल्कुल, मराठा रिजर्वेशन जो है
ये मराठा समाज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और इसीलिए देवेंद्र जी की सरकार जब थी तब मैं भी उसी सरकार में था, तो मराठा रिजर्वेशन दिया। हाई कोर्ट ने भी उसको वैलिड किया, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदल गई, दूसरे महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो एविडेंस देने थे, जो इसके बारे में ये मराठा समाज कैसे बैकवर्ड है, इसका बैकवर्डनेस प्रूव करने के लिए जो करना चाहिए था वो महाविकास आघाड़ी सरकार उसमें फेल्योर हो गई और वो नहीं कर पाए, और इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट करने के बाद कुछ ऐसे मुद्दे उस जजमेंट के दरमियान आए कि कोर्ट का कहना था कि इसको तो पहले आप बैकवर्डनेस इसका प्रूव करो, जो हमारी सरकार आने के बाद तुरंत हमने शुरू किया। मैंने तो जाहिर सभा में कहा था कि मराठा रिजर्वेशन हम देंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कसम खा के मैंने कहा था। विशेष अधिवेशन स्पेशल असेंबली हमने सेशन बुलाया और 10% रिजर्वेशन दिया। अभी हाई कोर्ट में वही लोग गए जो रिजर्वेशन उनके हाथ में था देना, उन्होंने वो रिजर्वेशन दिया नहीं, सिर्फ मराठा समाज को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। ये दुर्भाग्य है। पर कई लोग कहते हैं कि जो मराठा समाज है समृद्ध समाज है, उनको रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? देखिए यही तो जो बात है, जब डीप में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। अबे हमारे जैसे लोग कहाँ से आए, संघर्ष करके आए, लेकिन कितने गिने चुने लोग समृद्ध हैं, कितने गिने चुने लोगों का शुगर फैक्ट्री है, कितने जो गिने चुने लोगों की इंडस्ट्री है, वो इतने हैं, और जो गरीब सब तबका है वो इतना बड़ा है। आज माथाड़ी वर्कर, ऊस तोड़ कर्मचारी, मेरी महिलाएं जो घर काम करने वाली महिलाएं, हमारी बहनें हैं, डब्बे वाले लोग हैं, और जितने सुसाइड हुए हैं अभी, उसमें मेजॉरिटी सुसाइड मराठा समाज की है। अभी जो इस दरमियान आंदोलन दरमियान 400 से आप सुसाइड मतलब किसान के सुसाइड जो है विदर्भ मराठवाड़े में ज़्यादा मराठा है। तो क्यों, अगर समृद्ध होते तो आत्महत्या क्यों करता है आदमी? आत्महत्या कब करता है? वो आखिरी रास्ता होता है। तो ये सब समझने, फिर हमने उसका डेटा बेस तैयार किया, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट किया, ये सोशली एजुकेशनली मराठा समाज कैसे बैकवर्ड है, और उसको हमने बैकवर्ड कमीशन उसका रिस्ट्रक्चरिंग किया, और इतने लोग, लाखों लोगों को काम पे लगाया, जो मराठा समाज को कैसे वो बैकवर्डनेस है वो हमने प्रूव किया, और अभी हमने दे दिया 10%। हमने जो कुनबी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था वो भी जस्टिस शिंदे कमेटी हमने गठित की, उसको देना शुरू हो गया। कानून में था, रूल्स में था, लेकिन दे नहीं रहे थे। क्यों? वो उनको देना चाहिए, उनका ये भी ओबीसी समाज, वोट बैंक नहीं है इसलिए नहीं। वो क्या, पहले के राजनीति जो है वो तो वैसी राजनीति हम नहीं करते। क्या चुनाव के लिए इस्तेमाल करना, उनके वोटों को इस्तेमाल करना, उनको छोड़ देना, ऐसा काम हमारा नहीं है। जो हमारी देखो, इलेक्शन आते जाते, सरकारें बदलती है, जाती है, आती है, लेकिन समाज में जो है आज लड़ाई हो रही है ओबीसी और मराठा में, जो संघर्ष हो रहा है, ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मराठा समाज को आरक्षण देते समय मराठा समाज को सुविधा, आज तक जितनी सुविधा नहीं मिली थी हमारी सरकार ने दी हुई है। 5000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करने के बाद वो 5000 लोग लटक गए, उनको अपॉइंटमेंट देने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसीलिए हम यही चाहते हैं कि मराठा समाज को सुविधा देना, ओबीसी समाज का नुकसान नहीं करना, दोनों समाज को फ़ायदा होगा, तो ही लोग महाराष्ट्र में साथ साथ में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये हमारी भूमिका है। एक और आपका बयान था, वी डू नॉट सी उद्धव ठाकरे एज अ चैलेंज, और आपने उनको कहा कि डोंट क्राई, फाइट लाइक अ मैन। तो क्या ये, कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप उनको चैलेंज ही नहीं मानते? अब नहीं, क्या है, देखिए अभी तो मैंने तो उनके साथ काम किया है, अभी मुझे पता है सब कुछ, और मैं काम करने वाला हूँ। जब कोविड था तो हम काम करते थे, रास्ते में जब उतरते थे, रोड हॉस्पिटल में पीपी किट पहन कर जाते थे। और जो 2.5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है उसका आप भी पता कीजिए। घर में बैठकर सरकार नहीं चलाया जाता है, घर में बैठकर राज्य नहीं चलाया जाता है,
फेसबुक लाइव से सरकार नहीं चलती है, उसको लोगों के सामने फेस टू फेस जाना पड़ता है, लोगों को सुनना पड़ता है, उनके बीच जाना पड़ता है। किसान का नुकसान हो तो खेती में जाना पड़ता है, जब दुर्घटना हो तो वहाँ पहुँचना पड़ता है। ये सरकार का काम होता है और इसलिए मैं मेरे काम पे फोकस करता हूँ। ये हमारी सरकार जब से आई तब से हमारे को गालियाँ दे रहे, सरकार गिरेगी, आज गिरेगी, 2 महीने में गिरेगी, 6 महीने में गिरेगी। 2 साल हो गए, सरकार ताकत से काम कर रही है। आज डेवलपमेंट के इतने प्रोजेक्ट उन्होंने रुकवाए थे, समृद्धि महामार्ग, नागपुर मुंबई, अटल सेतु, जो अभी हम अटल सेतु बनाए 2 घंटे 1.5 घंटे लगते, 15 मिनट में ट्रैवल टाइम 15 मिनट का हो गया। कोस्टल रोड मुंबई का ट्रैफिक कम हो जाएगी और हम आगे बढ़ा रहे उसको। मेट्रो के काम बनते, मेट्रो शुरू कर दी। कई ऐसे काम जो बंद किए थे उसको हमने शुरू किया। अगर आपने इतने काम किए तो फिर नंबर क्यों नहीं आए इस बार, आपके इतने सीटें क्यों नहीं आई? हाँ, परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो अलग बात है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए सीट में, क्यों? परसेंटेज हमारा ज़्यादा है। अभी टोटल महायुति और उनमें 0.2 का 0.3 का डिफरेंस है। लेकिन इस चुनाव में उबाठा मतलब उद्धव ठाकरे जी और हमारी पार्टी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है उनसे। हम 13 लड़े सामने सामने, 7 हम जीते, 6 वो जीते। वो कोकन बाले किला समझते थे, एक भी सीट उनकी नहीं आई। थाना बाले किला गढ़ समझते थे, थाना हार गए। संभाजी नगर में गढ़ समझते थे, तीसरे नंबर पे उनका कैंडिडेट गया। तो ये जो वोट बेस है जो शिवसेना का, जो बाला साहब ठाकरे जी और आनंद दिघे जी के विचारधारा के वोट हैं, वो शिफ्ट हो गए उनके। अभी ये जो वोट मिले हैं, ये वोट बैंक कांग्रेस की वोट बैंक है, ये टेम्पररी है। कांग्रेस की वोट बैंक उद्धव भाई ठाकरे को मिला है, कैसे? जैसे एक लोकसभा में 6 विधानसभा होती है, माइनॉरिटीज़ वोटर ने उनको इकट्ठा वोट कर दिया। जो एक विधानसभा में 40,000 हो गए, 50,000 हो गए, तो 6 विधानसभा में 2.5 से 3 लाख हो गए। तो एक साथ इतने बड़े वोट मिलते हैं तो फिर वो उसका रिजल्ट बदल जाता है, तो ये बार बार नहीं होता है। तो जो माइनॉरिटी वोट है जो कांग्रेस को गया, क्या माइनॉरिटी वोट उद्धव ठाकरे को गया था इस बार? गया ना, तो गया ना, वो अलायंस में थे ना, इसलिए गया। जो माइनॉरिटी वोटर्स जिन्होंने यूबीटी को वोट दिया है, जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में आया तो यूबीटी के लोग पार्लियामेंट में थे नहीं, वो डिबेट के दौरान बाहर चले गए। तो माइनॉरिटी लोग कह रहे हैं एक तो हमने आपको वोट दिया, दूसरा आप चले गए बाहर। तो मुझे ये बताइए, तो माइनॉरिटी किसको फिर अब वोट देगा? अभी माइनॉरिटी को भी उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा। इतनी लाख कोशिश करने के बावजूद भी मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने कहा था कि मोदी जी को हटाएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे उनको, मोदी जी भी बन गए। अब यहाँ पर जब मसला आ गया वक्फ बोर्ड का, माइनॉरिटी का, तब ये लोग भाग गए लोकसभा से। तो अभी वो लोग पहले तो हिंदुत्व को छुरा घोंप दिया, अभी इनको घोंप दिया। अभी वो माइनॉरिटी भी बोलती है कि ये तो भैया हमारे काम के नहीं, खाली लेने वाले हैं, अब देने वाले नहीं है। तो वो भी समझदार है, वो अभी विधानसभा में देखिए, मैं अभी तो कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसका असर तो जरूर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? किस मतलब कांग्रेस को भी पड़ेगा बुरा असर आपके हिसाब से? क्योंकि अभी हम लोग तो कोई भेदभाव नहीं करते। अभी लाडली बहना में हम किसको सबको देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का कई योजना है, महाराष्ट्र में लेक लड़की योजना है। हम कोई जात बात धर्म कोई डिफरेंस नहीं रखते। लेकिन वो लोग सिर्फ लेने के लिए, देने का समय आता है तो हाथ ऊपर करते। मैं थोड़ा सा रेयर व्यू मिरर लगाती हूँ आपको। जब एमवीए का रिजीम था तो उस वक्त जब आप सरकार में थे तो किस किस्म का दखलंदाजी होता था चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि तब से आपका मन उब गया था। सही बात है। मुझे दखलंदाजी का भी, इंटरफेरेंस का भी मुझे इतना कोई दुख नहीं लगता था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उनका अधिकार है। लेकिन जब उनका एक सहयोगी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है तो उसमें उनके परिवार ने, उन्होंने सब ने इंटरफेयर करना, दखलंदाजी लेकर करना, ये तो न्यायिक नहीं है।
और परिवार से आता था आपको? सब जगह से आता था। मैंने कई बार उनको भी कहा कि आप मुझे बताइए जो काम है। इसमें अधिकारियों को उनका सैंडविच हो जाता था। चीफ मिनिस्टर मीन्स पूरे पावर होते हैं उनको, तो किसी भी अधिकारी को बुला सकते हैं, उसको कुछ भी काम बोल सकते हैं। तो मैंने तो कहा मैं तो आपका आदमी हूँ, मुझे बताइए क्या करना है। तो उनको क्या उनके दिल में था, दिमाग में था कि वो थोड़े दिन के बाद जब कुछ अलग सा व्यवहार करने लग गए, ये तो आपको पता लग गया? पता लग गया था मुझे, और उसी का दुख भी था मुझे। परमवीर सिंह ने कहा, आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि एमवीए के दौरान ठाकरे साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उद्धव, शरद पवार एंड होम मिनिस्टर जो अनिल देशमुख थे, वो आपको दे वांटेड टू बुक यू एंड अरेस्ट यू आल्सो, एंड और देवेंद्र फडणवीस को भी। बट लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो ऑपोजिशन में थे, आप उन्हीं की सरकार में थे और आपको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो। ये इसी का तो दुख है मुझे, क्योंकि देवेंद्र जी और कई लोगों को अरेस्ट करवाने की तो उन्होंने सोच ली थी, क्योंकि ये तो मेरे सामने बात हुई थी। तो उनको अरेस्ट करने के बाद बीजेपी बैकफुट पे चली जाएगी, बीजेपी के एमएलए टूट जाएंगे, एमयूए में आएंगे, एमयूए मजबूत होगी। और तब मैंने कहा था ये तो ठीक नहीं है, तो नहीं ये सब ठीक है, वो हमें तकलीफ देते हैं तो हमें ये सब करना है, हम करेंगे। अर्बन लैंड सीलिंग का वो केस था। ये जो जब मुझे ये पता चला कि वो तो ठीक है, विपक्ष के लोग थे, अपोजिशन के लोग थे, उनके बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब उनके ही साथ काम करने वाला एकनाथ शिंदे, उनका 25-30 सालों से सहयोगी रहा है, 40 सालों से मैं शिवसेना का काम कर रहा हूँ, उसका नाम उसके अंदर इन्वॉल्व करो और उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो करने की सोचना, ये तो बहुत। ये आपको कब पता लगा? उस वक्त पता लगा? उस वक्त मुझे भनक तो आई थी, क्योंकि अधिकारी जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके जब मेरे पास आते थे स्टेटमेंट के लिए या कुछ पूछने के लिए, तब मुझे पता चलता था। मैंने बोला भी उनको कि देखो मैं ये डरने वालों में से मंत्री नहीं हूँ, और मैं किसी को डरता नहीं है, और मेरे लिए कोई ऐसा काम सोचे तो मैं मेरी ताकत और बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार हैं, जो दिगेश साहब ने मुझे सिखाया है, वो मैं करूँगा। ऐसा मैं गुस्से में तब मुझे थोड़ा पता चला था, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब मुझे जानना था कि क्या हकीकत है। फिर वो बुलाया तो बोले वहाँ से हम क्या है, हमें तो बता दिया से आदेश था। हाँ। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत मतलब मेरे लिए शॉकिंग थी ये बात थी। इससे पहले मेरी सुरक्षा के बात भी उन्होंने, जब मैं गढ़चिरौली का पालक मंत्री था, गार्जियन मिनिस्टर था, तब मुझे कुछ धमकियाँ आई थी नक्सलियों से, क्योंकि मैंने नक्सलियों को लगभग ख़त्म करने का काम कर दिया था। वहाँ इंडस्ट्री नहीं आ रही थी, इंडस्ट्री शुरू कर दी मैंने। आज देखो इंडस्ट्री जा रही है, भाग रहे वहाँ पर, चलो चलो चलो। तो तभी जब ऐसी बात है कि Z+ सुरक्षा इनको देनी चाहिए, पुलिस ने बोला, सभी इंटेलिजेंस ने बोला, सभी ने बोला, तो ये मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली, जो होम मिनिस्टर थे MOS, तो उन्होंने मीटिंग लिया, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया उनको, उद्धव जी हटा दो, इनको Z+ नहीं देना है। नहीं देना क्यों? तो वो पता नहीं, वो मंत्री जी ने मुझे फ़ोन किया, बोले ऐसा ऐसा फ़ोन आया था। तो मैं बोला वो फ़ोन आया तो मुख्यमंत्री जी का सुन लेना भैया। तो बोले नहीं मैं ऐसा करता हूँ, आपको Z+ सुरक्षा दे देता हूँ, भले पेपर में नहीं रहेगी। मैंने कहा ये ऐसे काम मुझे नहीं करना है, और मैं ना डरता है किससे, तो तेरी पुलिस तेरे साथ रख, मैं किसी से डरता नहीं। और आपको नहीं मिला Z+? नहीं, मैं क्यों ऐसा, जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती करूं? जब इंटरनल डिस्कशंस होती थी सचिन वाजे के एक्सपोजे के बाद, तो उस वक्त अनिल देशमुख को रिज़ाइन करने के लिए क्यों नहीं कहा गया था करप्शन केस के लिए?
अनिल देशमुख जो जब होम मिनिस्टर थे तब करप्शन एक्चुअल ओपनली हो रहा था। मैंने भी ये बात मुख्यमंत्री जी से कही थी। मैं अजीत दादा पवार जी से भी एक बार बात करते करते कही थी बात, 2-4 लोगों से कही थी, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होम डिपार्टमेंट जो है ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखने वाला डिपार्टमेंट है, तो ऐसा इसे इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसका भुगतान भी करना पड़ा। तो उस वक्त किसी ने उनको बोला नहीं था कि ये इट विल कम आउट इन दी ओपन? कितनी देर तक अधिकारी चुप रहेंगे, बताएंगे तो सही। वो तो महाविकास आघाड़ी का मिनिस्टर था और एनसीपी का मिनिस्टर था, तो उद्धव सीएम साहब ने बोलना चाहिए था उनको, उनके लीडर को बोलना चाहिए था। क्या सीएम उस वक्त उद्धव ठाकरे जो थे, क्या कभी ऐसे लगा कि वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं, वो हटने के लिए तैयार हैं कि मैं हट जाता हूँ, सरकार बचा लेता हूँ, ये सब नहीं करने दूंगा? कभी लगा आपको कि वो हटने को तैयार थे? उनको तो बहुत सालों से सपना था। मैंने उनको ये भी कहा कि आपको अगर बनना था तो आप मुझे बता दें, तो मैं माहौल बनाता था। आपने कहा कि मुझे नहीं बनना है, बाद में कहा कि शरद पवार जी ने कहा है कि आपको बनना पड़ेगा, तो ये ऐसा अगर था तो मैं ही खुद माहौल बनाता था कि चलो इनको बना दो, हमको इनको बनाने का है, उद्धव जी को बनाना है। लेकिन वो सब इतना कॉन्फिडेंशियल रखा, और ये बात तो छुपती है क्या? ये बात तो मुझे कई लोगों ने बताई, ये हमारे लोगों ने बताई, अभी उदा वहाँ पर है, मैं नाम अभी नहीं लूँगा। पवार साहब ने भी बता दी मुझे कि हमारा क्या वास्ता था कि कौन मुख्यमंत्री बने, ये तो आपके पार्टी का सवाल था, ये तो आपके पार्टी का सवाल था। पर वो तो कहते हैं कि मेरे साथ वो हमेशा कहते रहे हैं कंसिस्टेंटली कि मेरे साथ धोखा हुआ था, चुनाव के पहले ही मुझे बताया गया था कि चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे, उसके बाद पीछे हट गए थे बीजेपी। उन्होंने तो साफ कह दिया, बीजेपी मना करती रही, लेकिन आप भी तो साइड में थे, आप देख रहे थे। मैं भी देख रहा था, मैंने भी ये बात का जब पता कराया तब मुझे बीजेपी की तरफ से भी वरिष्ठों ने कहा कि हम कितने राज्य हमारे पास है, एक जो महाराष्ट्र है हमारे मित्र परिपक्ष है, 25 सालों से हमारी अलायंस है, गठबंधन है, तो अगर हम कहते तो 2.5 साल हमारे लिए क्या तकलीफ था। हमने कई जगह पे ऐसा किया हुआ है, मित्र पक्ष के कम विधायक चुनकर आने के बावजूद हम उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो यहाँ क्यों नहीं करते? ये उन्होंने कहा, और ये बात साफ सच है, क्योंकि जिस दिन नतीजा निकला, जिस दिन रिजल्ट आए, तो उद्धव जी ने कहा हमारे लिए सब दरवाजे खुले हैं। ये बोलने का कारण क्या है? मतलब पहले से सोचा था उन्होंने कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो बीजेपी के साथ में हम गठबंधन करते तो सीएम नहीं बन सकते, तो हमको दूसरा कुछ तो गठबंधन करना पड़ेगा। Was he run totally by शरद पवार जी? क्या क्योंकि कह रहे हैं कि इतना उन्होंने उस सरकार को चलाने के लिए जो बैकसीट ड्राइविंग शरद पवार जी ने की है, उसकी वजह से उद्धव बाल ठाकरे का जो शिवसेना है, इट हैज़ सफर्ड अ लॉट एज अ पार्टी। बिल्कुल सबको सफ़र होना पड़ा, क्योंकि हमारे कई कार्यकर्ता जेल में जा रहे थे, कई कार्यकर्ताओं को तकलीफ हो रही थी, कई विधायक हैं उनको उनके चुनाव क्षेत्र में काम करने को नहीं मिल रहा था। ये सब लोग जो है हमारी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी को मार पड़ रही थी। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जो मुद्दा सदन में आता था तब उसके ऊपर चुप्पी साधे बैठना पड़ता था। हम तो हमारी बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा ये व्यापक हिंदुत्व वाली थी, हम हिंदुत्ववादी या व्यापक हिंदुत्व था उनका। हमारा हिंदुत्व होने के बावजूद हम कभी भी दूसरे धर्म का, दूसरे जाति का द्वेष नहीं किया, दूसरे जाति को अपमानित नहीं किया, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, ये विचारधारा को वहाँ पर तोड़ मरोड़ डालने की कोशिश और काम हो रहा था। इसलिए हमारे विधायक भी चिंतित थे, क्या है फ्यूचर, कैसे जाएंगे लोगों के सामने, काम भी नहीं हो रहा है,
विचारधारा भी टूट रही, और कैसे करेंगे। शरद पवार जी से तो आजकल आप भी बहुत मिलते हैं। शरद पवार जी ने खुद उनके किताब में लिखा है उद्धव जी के बारे में, मुख्यमंत्री और उनके पद के बारे में, कि मुख्यमंत्री जो भी हो उसको पूरे राज्य की मालूमात होनी चाहिए। घर में बैठकर राज्य नहीं चलाया जाता है, ये तो उन्हीं के शब्द है। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने भी इनको परखा था। तो आपसे क्यों मिलने आते हैं शरद पवार जी? वो जो मुद्दे होते हैं, किसानों के मुद्दे होते हैं, कुछ शुगर फैक्ट्री के मुद्दे हैं, कुछ इरिगेशन के मुद्दे थे, इसलिए आए थे। तब मैंने मराठा आरक्षण के बारे में भी उनको कहा। हमने मराठा आरक्षण के लिए सर्व पार्टी की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, आपको आना चाहिए था। तो बोले नहीं, तब क्या पता नहीं था हमको। मैंने कहा कि हमारी भूमिका तो साफ है, मराठा समाज को आरक्षण देने की आवश्यकता है, ओबीसी समाज को उनका आरक्षण नहीं कम करने का, उनके आरक्षण को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाते हुए, उनका कोई नुकसान, अन्य समाज का नुकसान नहीं करते हुए मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। और आज जो राज्य में जैसे हो रहे जाति जाति में संघर्ष दिखाई पड़ रहा है, मराठा ओबीसी, ये गांव में नहीं जाना, वो कार्यक्रम में नहीं जाना, ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। ये आपने उनको बताया? हमने कहा चुनाव तो आते ही जाते हैं, पार्टियां आती है बदलती है, लेकिन कोई परमानेंट तो कोई सिक्का मार कर नहीं आता है। लेकिन राज्य में माहौल जो है, माहौल जो खराब हुआ है उसको सुधारने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में सभी जाति पाति के लोग साथ में रहकर, साथ में त्यौहार मनाना, साथ में रहना, आगे बढ़ना, शांति और अमन कायम रखने का वाले महाराष्ट्र है। तो मैंने कहा कि आप इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप सीनियर है, आप अनुभवी नेता हो। तब उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग लेने के बाद आने वाले थे, सब थे, आखिरी मौके पर आए नहीं, टाल दिया सब लोगों ने, पार्टी एजेंडा की वजह से, कांग्रेस और ये सब लोगों ने। तो हमारी भूमिका स्पष्ट है, दोगली भूमिका इस इशू में नहीं लेनी चाहिए। शिंदे जी, आप माने या ना माने, लेकिन उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार जी हो, दोनों को एक अनफेयर ट्रीटमेंट करके वो बात करते हैं। उद्धव जी की मुझे कुछ प्रॉमिस किया गया था, नहीं मिला, और वो कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ दी गई, बीजेपी ने मेरी पार्टी को तोड़ दिया। ये उनका एक विक्टिम कार्ड है, अगर आप विक्टिम कार्ड माने। दूसरा, शरद पवार जी के अगेंस्ट जो 2024 में जो प्रचार चला था, उन्हें भटकती आत्मा कह के कहा था, उसको लेके अब दोनों जो हैं वो अंडरडॉग की तरह लड़ रहे हैं इन 3 महीने में या 2 महीने चुनाव में। आप कैसे देखते हैं इसे? सही माने में विक्टिम तो हम हैं, हम पे अन्याय हुआ है। एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है तो क्यों दर्द होना चाहिए? क्या किसान के बेटे ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या गरीब परिवार के बेटे ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या सिर्फ शुगर फैक्ट्री वाले, या हम मराठी में कहते हैं सोने का चम्मच लेके जन्म जिसका होता है, उसी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए? इसमें सबसे पहली गलती या लोगों के साथ विश्वासघात उद्धव जी ने किया है। हम लड़े गठबंधन, अलायंस, शिवसेना बीजेपी, हम आपको पता चला कि अब मुख्यमंत्री बनना है तो दूसरे पार्टी को साथ लो, जो विचारधारा के बिल्कुल उलट है। बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी ये विचारधारा से कभी भी तालमेल नहीं किया, सत्ता के लिए उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बाला साहब ठाकरे जी होते तो ये नहीं करने देते, लेकिन इन्होंने, इनकी मंशा थी, इनके दिल में पहले से था, और इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ तो धोखा किया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के साथ भी धोखा किया, जिन्होंने गठबंधन को वोट दिए थे। और अब कहते हैं पार्टी तोड़ी, पार्टी चुराई। क्या सो रहे थे क्या पार्टी का प्रमुख का क्या काम होता है? पार्टी टूटती क्यों है? 50 MLA क्यों जाते हैं? 13 MP क्यों जाते हैं? जिला परिषद के सदस्य इतने लाखों हजारों क्यों जाते हैं? लाखों कार्यकर्ता क्यों पार्टी छोड़ते हैं? इसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए। जो गए वो चोर, जो गए वो गद्दार, जो गए वो कचरा। ऐसा होता है कहीं? हमारी गलती क्या है वो तो सोचना चाहिए।
एकनाथ शिंदे ने 25, 30, 40 साल ये पार्टी को दिए। मैंने कभी परिवार का नहीं देखा है, मेरे परिवार को कभी मैं मिला भी नहीं। मतलब वो सब सो जाते तब मैं पहुंचता, और मैं वो चले जाते तो मैं उठता। ऐसे माहौल में मैंने काम किया है, पूरा जीवन मैंने पार्टी के लिए समर्पित किया है। पर आपने तो लेबल लगा दिया गद्दार का, मुझे ठोक दिया, गद्दार का सिक्का मार दिया। ऐसा होता है? गद्दारी तो उन्होंने की, बड़ी गद्दारी है वो। और किसके साथ आप छल कपट कर रहे हैं? जिसने आपको दिन रात साथ दिया। जब नारायण राणे जब पार्टी छोड़कर गए तब इनके ऊपर तो गाड़ी बाहर निकालना मुश्किल था, यही एकनाथ शिंदे ने एस्कॉर्ट करके उनको मातोश्री लेके गए। तब मेरा फर्ज था वो हमारे नेता को सुरक्षित रखना। लेकिन नेता का भी तो कर्तव्य होता है, कार्यकर्ता की भावना को समझना, उसकी भी सुरक्षा को ध्यान रखना। ये नेता कैसे नेता बनता है? एक कार्यकर्ता बनने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। कार्यकर्ता गंवाने के लिए 2-4 मिनट में कार्यकर्ता चले जाते। अगर आप इतने निडर थे तो गुवाहाटी तक जाने की क्या ज़रूरत थी? वो हमारी स्ट्रैटेजी थी। मैं खुलेआम गया, छुप लपा छुपी नहीं की। मैं उनसे बात करते करते गया। उद्धव जी का मुझे फ़ोन आया, मैं रास्ते में था, मैं बात करते करते चले गया। और मुझे बहुत चैलेंज किए, बोले आके दिखाओ, वर्ली से जाना है, मुंबई में आना है, ऐसे करेंगे, लाखों लोग आएंगे, रास्ता जाम करेंगे, खून खराबा होगा, एमएलए लोग को विधान भवन में जाने नहीं देंगे। मैंने कहा देखो, मैं भी तो बाला साहब ठाकरे जी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी तो आनंद दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, मैं बचपन से हार्ड वर्कर हूँ, पार्टी 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 करके मेरा जीवन समर्पित किया है। तो मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। अगर कोई चाहता है तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं वहाँ से आया, हेलीकॉप्टर बाजू में था, हेलीकॉप्टर में मुझे बैठने को कहा, मैं हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा, मैं बाय रोड आया और बाय रोड जहाँ मुझे पहुँचना था गया। किससे डराते हैं? किसको डराते? जिसने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, और डरने वालों में से मैं नहीं हूँ। और मैं किसी को ना डराता हूँ, और मुझे जो डराता है उसको मैं। तो आप जब उस वक्त हिमंता शर्मा से बात कर रहे थे, जब आप अमित शाह जी से बात कर रहे थे, फडणवीस जी से बात कर रहे थे, तो एक क्या आइडियोलॉजिकल कनेक्ट था जो अब तक है, या फिर उसमें भी दरारें पड़ती हैं कभी कभी? बिल्कुल नहीं। देखिए, उन्होंने वो अगर चाहते तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है, जो अन्याय के खिलाफ बाला साहब ठाकरे जी के विचार जब खत्म होने लगे, तब उसको बरकरार रखने के लिए एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया है, और इसलिए मुझे मोदी जी और अमित भाई ने पूरा सपोर्ट किया। देवेंद्र जी तो मेरे साथ में थे, और मुझे याद है कि तभी मोदी जी और अमित भाई ने भी कहा कि एकनाथ जी चट्टान की तरह हम आपके पीछे खड़े हैं। तो आज भी वैसे ही सपोर्ट करते हो कि जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, एक सामान्य मानुस, जो कॉमन पीपल, उसको हम, जो सामान्य शिव सैनिक, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो सपना हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा मुझे। जिस तरह बीजेपी आपके साथ खड़ी है, क्या बीजेपी वैसे ही एनसीपी के साथ खड़ी है, उसी दृढ़ता से? देखिए, इसमें खुद देवेंद्र जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। कुछ इमोशनल होता है, कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस होता है, एक नेचुरल अलायंस होता है, कोई पॉलिटिकल अलायंस होता है। तो अलायंस में अभी आ गए हमारे साथ में, हम काम कर रहे हैं एज अ टीम। और शिंदे जी, आपके ही लोग जो हैं वो कहते हैं ये अननेचुरल अलायंस है। कभी कभी सरकार बनाने के लिए अलायंस करना पड़ता है, लेकिन जब आप वोटर के पास जाते हैं ऑथेंटिक नहीं लगता है। ऐसे नहीं लगता है कि आप जी जान से एक साथ हैं, एकजुट हैं, ऐसे लगता है कन्वीनियंस के लिए एक साथ हैं। नहीं, देखिए, जब हमारा सरकार का काम देखा, मोदी जी का काम देखा, मोदी जी जो जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे, डेवलपमेंट कर रहे, ये विकसित भारत को आगे बढ़ा रहे, आर्थिक महासत्ता को के सपना देख रहे, तो ये सब डेवलपमेंट और जो देश का विकास देखकर और हमारी सरकार का भी काम देखकर आज पवार जी हमारे साथ आ गए। अभी हमारे साथ आ गए, काम कर रहे, वो भी काम कर रहे, हम भी काम कर रहे, देवेंद्र जी भी काम कर रहे।
लोगों को क्या चाहिए? लोगों को निर्णय चाहिए, डिसीजन चाहिए फास्ट। तो हम वो फास्ट डिसीजन करने वाले लोग हैं, इसलिए एक तरफ डेवलपमेंट जो रोक दिया था हमने उसको शुरू किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना जो हमने अभी शुरू की है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बीजेपी है, आप हैं, एनसीपी है। फडणवीस जी ने कहा कि बीजेपी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ द महायुति अलायंस, तो मैक्सिमम सीट्स वो लोग कंटेस्ट करेंगे, तो ऐसा है? कोई गलत नहीं है इसमें? महाराष्ट्र में उनके ज्यादा विधायक है, ये तो हकीकत है। तो उसमें कोई हमारा मतभेद नहीं, कोई ईगो इशू नहीं है। हम मिलकर काम कर रहे हैं आज भी। हम मेरे साथ में दोनों, पहले तो देवेंद्र जी साथ में थे हम, बाद में अजीत दादा आ गए। देवेंद्र जी को भी मैं मुख्यमंत्री से कम नहीं देखता हूँ। मैं कभी भी उनको, मैं बड़ा हूँ वो छोटे, ऐसा कभी मेरे मन में नहीं आता। उनके बारे में भी नहीं आता, अजीत दादा के बारे में भी नहीं आता। हम लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है, मुझे क्या मिला इससे, मैं जनता को क्या दूंगा, मैं मेरे सरकार को, राज्य को क्या दूंगा, मैं मेरे देश को क्या दूंगा। ये हमारा पूरा मकसद है और इस मकसद में हम लोग काम करें। इसलिए तो देख रहे आप, 2 साल में आप देखो और 2.5 साल में देखो। जो 2.5 साल महाविकास आघाड़ी का काम है उसको देखो और 2 साल में हमने जो काम किया वो देखो, आपके कुछ उसका कंपेयर करो। आपके कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताइए, स्पेशली महिलाओं के लिए जो आपने किया, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। अभी हमने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमने शुरू कर दी। उसमें हर महीने 1,500 रुपया हमारी बहन को मिलेंगे। 2 बहनें होगी तो 3,000 रुपये हमारा मिलेंगे और एक बहन को 1,500, मतलब साल को 18,000 रुपया ये मिलेगा। और 3 गैस सिलेंडर, जो महिलाओं का इमोशनल बात होती है, कब ख़त्म होता है, कब 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का हमने निर्णय लिया है। महिलाओं के लिए लेक लाडली वो इससे पहले शुरू की है। जब जन्म होता है 5,000 रुपया, स्कूल में जाते हैं 6,000, 5वीं में जाता है 7,000, 11वीं में जाती है तो 8,000। 18 साल में उसके खाते में 1 लाख रुपया जमा होंगे। मतलब लड़कियों ने भी पढ़ना चाहिए, ये हमारा मकसद है। जो लड़कियां आज हायर एजुकेशन नहीं ले पाती, एक लड़की ने आत्महत्या की, सुसाइड की, क्यों? क्योंकि सरकार 50% फीस भर रही थी, लेकिन 50% उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को भरने की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए आत्महत्या। उसी रात को मैंने सोचा, 12:30 बजे मुझे पता चला, मैं 1 बजे हमारे मंत्री को फ़ोन किया जो वही डिपार्टमेंट के थे, तभी से मैंने शुरुआत कर दी। और उनको भी हायर एजुकेशन, डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, वो गवर्नमेंट उसकी फ़ीस अदा करेगा, ये भी निर्णय हमने लिया है। युवा प्रशिक्षण जो है, जो बेरोजगार युवा है, मुख्यमंत्री युवा बेरोजगार योजना हमने शुरू की है। जो 12वीं है, जो डिप्लोमा डिग्री 6, 8, 10,000 रुपया महीने का में उनको मिलेगा। इंटर्नशिप, तो ये उनको पैसे भी मिलेंगे, इंटर्नशिप भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो हमारे पास आने वाली इंडस्ट्री जो है उसको हम ट्रेंड मैन पावर दे सकते हैं। ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? मतलब वो इंटर्नशिप करने, इंटर्नशिप करेंगे वहाँ पर, पैसे तो हमको देने, हमारे सरकारी निम्न सरकारी कार्यालय में भी काम करेंगे वो। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में वो भेजेंगे? प्राइवेट इंडस्ट्री में भेजेंगे, वैकेंसीज के अनुसार। उनको तो उनको खर्च नहीं करना है, खर्च सरकार कर रही है। तो ये भी योजना हमने शुरू की है। दूसरी योजना जो है, जो सीनियर, इससे आप अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम उनको रोजगार देंगे। और कुछ लोगों को तो हम मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना जो है हमारी स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप, यहाँ पर उसमें भी हम उनको खुद के पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। हमने लगभग 60-70 हज़ार लोगों को 15 लाख रुपया कर्ज दिया, उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने भरा। किसान और जो सूखा पीड़ित लोग जो हैं उनके लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे वेल्दी स्टेट में किसान सुइसाइड जो होता है, इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर द एंटायर कंट्री। सही बात है। इसमें हमारी सरकार आने के बाद जो मोदी जी 6,000 रुपया सालाना देते, उसमें और 6,000 रुपया हमारी सरकार ने ऐड कर दिया। अभी किसान को 12,000 रुपया सालाना मिलते हैं। 1 रुपये में क्रॉप इंश्योरेंस हमने दिया, ये हमारा स्टेट पहला स्टेट है। और उसके बाद
जो डिमांड करेगा उसको सोलर, डिमांड करेगा उसको क्या कहते हैं हमारे गांव में शेत के लिए वो पानी की पॉन्ड बनाते हैं जो वो देंगे। उसके बाद हमने अभी योजना जो शुरू की है, जो इलेक्ट्रिक पंप से खेती करता है, लिफ्ट करता है पानी को, फ्री इलेक्ट्रिसिटी उसको दिया है ताकि उसको चिंता ना हो बिल भरने की। कई योजनाएं हमने किसानों के लिए की है। किसानों को केंद्र बिंदु हमने समझा है। किसान है हमारा बैकबोन है और इसके बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं। इतने सारे जो योजना है इसमें काफ़ी सारे आप फ्रीबीज भी इनको कहा जा सकता है। तो जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि आपके पास इतना फंड्स है नहीं जितना आप लोगों को कह रहे हैं कि आप उन्हें देंगे, तो बैंक्रप्सी हो जाएगी। जैसे कि कर्नाटका में जो दिक्कत आ रही है कि जो इलेक्शन के दौरान जो प्रॉमिसेस किए गए थे उनको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। उनका अनुभव वो बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें कर्नाटक में उन जनता को फंसाया है। पहले कहा हम ये देंगे वो देंगे फलाना देंगे, बाद में बोलते पैसे नहीं है, सेंटर ने देना चाहिए। घोषणा करने वक्त अपना चादर देख के घोषणा करनी चाहिए ना, हमारी कैपेसिटी देख के घोषणा करनी चाहिए। हमने जो घोषणा की है, ये घोषणा के लिए हमने हमारे लाडली बहनों के लिए 33,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है बजट में, पूरे आर्थिक वर्ष के लिए। दूसरी बात, युवाओं के लिए हमने बजट में किया है 55,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपया का पूरा प्रोविज़न हमारी सरकार ने किया हुआ है। और हम जो जीडीपी से 25% तक की लिमिट में हम लोन उठा सकते हैं, हम तो 17.5 पर है। और एफआरबीएम में 3% से आगे नहीं जाना चाहिए, उसमें हम पीछे हैं। हमने पूरी तरह नॉर्म्स फॉलो किए हुए हैं। हम अगले 3-4 साल ऐसी ये योजना 4-5 साल योजना का लागू पूरी तरह करते रहेंगे, इतना हमने प्रावधान किया है। ये योजना लागू नहीं होनी चाहिए, ये हमारे बहनों के खाते में पैसे नहीं जानी चाहिए, इसलिए ये सब बदनामी कर रहे हैं। उन्होंने तो देने की कोशिश नहीं की, ये अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। उनको ये पता नहीं था इतनी बड़े पैमाने पर ये स्कीम्स लॉन्च होगी। मैंने चैलेंज के साथ कहा है 17 तारीख को हमारी लाडली बहनों के खातों में, अकाउंट में 2 किस्त जाएंगे, अगले फिर एक किस्त जाएगा, ये लगातार किस्त जाना शुरू रहेगा। और इसलिए क्योंकि हमने उसका प्रोविज़न किया है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं, तो हम उनके जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये चुनावी जुमले थे ऐसा नहीं बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम जनता के बीच के लोग हैं। हम जनता का मुख्यमंत्री हूँ। मैं मास ग्रास रूट से आया हूँ और मास में जाता हूँ मैं। हम ऐसा फंसा नहीं सकते लोगों को, उनको हम फिर कैसे मुंह दिखाएंगे? ये हम वो नहीं है, जो बोलते हैं वही करेंगे, जो करने वाले होंगे वही बोलेंगे। आपने पहले भी कहा, कोर्ट में भी गए। हाँ, कोर्ट में भी गए, ये रद्द होनी चाहिए। ऐसा कभी होता है? ये हमारी योजना है सरकार की, सरकार को अधिकार है हमारी जो बहना है उनको थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट देना। ये कैसे चलाते घर? ये घर चलाना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, ये कसरत है, ये कितना बड़ा एक्सरसाइज करती है हमारी बहना। ये वो लोग बोलते 1,500 रुपये क्या है, भीख देते हो, 1,500 रुपये में क्या खरीद लोगे? लेकिन जो करोड़ों में खेलने वाले लोगों को 1,500 तो कम ही होगा। आज 1,500 रुपये से वो हमारी बहन बच्चे के लिए कुछ खरीदेगी, किताब खरीदेगी, अभी नहीं तो उसको कहीं मायके जाना है तो अपने हस्बैंड के पास पैसे मांगेंगी, तो थोड़ा ये संकोच होता है। अभी वो खुद उसके जेब में पैसे आएंगे। और एसटी बस में हम लोग ने 50% किया है भाड़ा, कहीं भी जाओ 50% महिलाओं को। तो ये जो पैसे हैं वो खरीदेगी, मार्केट में जाएगी, दुकान में जाएगी, अपने पति के लिए खरीदेगी, अपनी सास के लिए खरीदी। ये पैसा मार्केट में ही चलते रहेगा। ये अर्थव्यवस्था में ये पैसे कहीं बाहर नहीं जाने वाले। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और सबसे मैं यही बताऊंगा, हमारे परिवार में भी मैंने देखा है, मैं भी गरीबी से आया हूँ। हमारी माँ कैसे घर चलाती थी, राशन के पैसे, दूध के पैसे,
बच्चे के फीस के पैसे कैसे कैसे उसको जुगाड़ करना पड़ता था। अभी ये पैसे जो मिलेंगे वो 1,500 रुपया हमारी बहनों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि ये पैसे रोटेशन में चलेंगे। इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था ये कुछ बहनें हमारी छोटा मोटा उद्योग कर लेगी 2-4 महीने के पैसे जमा करके, ये बहुत कुछ हो सकता है। और अर्थव्यवस्था को एकदम बराबर चलाने का काम ये हमारी महिला, हमारी बहना सबसे खूबसूरत नियोजनबद्ध तरीके से चला सकती है। शिंदे जी, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में कहा कि आप संघर्ष की ज़िंदगी रही, आप लोगों के बीच रहे, परिवार के लिए आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। थोड़ा उसके बारे में हमें बताएंगे कि कैसे आपका बचपन बीता, कैसे आपका युवा जो दौर था उसमें आप कैसे पॉलिटिक्स में आए, क्यों आए, क्या करने का मकसद था आपका? मैं पहले से मेरा एक सोशल वर्क करना यही मुझे अच्छा लगता था शुरू से। मैं जब से छोटा स्कूल में जाता था तभी से मैं एक दूसरे को हेल्प करता था। फिर मैं कॉलेज गया, वहाँ पर भी मैं यही करता था। जब मुझे समय मिला वहाँ पर मैंने सोशल वर्क की किया, मदद किया। और ये करते 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 मैं हमारे आनंद दिघे साहब के उनके मार्गदर्शन में काम करते रहा। तब बड़े बड़े आंदोलन होते थे, ये महंगाई होती थी, ये शुगर की महंगाई, ये तेल की महंगाई, बड़े आंदोलन, उसमें मैं सहभागी होता था, भाग लेता था। जहाँ अन्याय हो गया वहाँ मैं टूट पड़ता, वो अन्याय जो पीड़ित है उसको न्याय देने का काम करता था। कई काम मैंने किए। और मेरी घर की परिस्थिति तो गरीबी से मैं आया हूँ, इसलिए मुझे गरीबी मालूम है। और ऐसे परिस्थिति में आज मैं जब मुख्यमंत्री, तब मैंने देखा है सब कुछ। मेरे घर के माँ का मैंने बताया, मेरी बीवी, माँ, ये सब जो मेहनत सब लोग करते थे, तब से मैंने देखा है। अब मैं तभी सोचता था कि जब मुझे कुछ अधिकार प्राप्त हो जाए तब मैं मेरे जनता के लिए भी कुछ कर सकूं। एक वक्त था आपकी ज़िंदगी में जब आप सब कुछ छोड़ देना चाहते थे, जब पर्सनल ट्रेजेडी हुआ आपकी ज़िंदगी में, उससे कैसे उभर आए? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग, हमारे दर्शक हों या सुनने वाले हैं, वो इंस्पायर होंगे कि जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है वो किसी को तोड़ भी सकती है और किसी को स्ट्रेंथ भी दे सकती है उभर के बाहर आने के लिए। ये 2000 में ये इंसिडेंट हुआ था। उसको आज भी मैं मेरे सामने, नज़र के सामने वो इंसिडेंट आता है तो मुझे खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और उस वक्त मेरे 2 बच्चे, जो हम गांव जाते थे हर साल, और हमारा गांव में ही कोयना का बैक वाटर है, कोयना रिवर का डैम का। तो हर साल वो मोटर बाइक से वाटर स्पोर्ट्स में खेलते थे और देखते देखते वो बिछड़ गए मेरे से। और तब मैं पूरा कोलैप्स हो गया। मेरी बीवी श्रीकांत अभी 12-13 साल का था और मेरे लिए बचा ही नहीं था कुछ। फिर मुझे परिवार को ही एक सहारा और सपोर्ट देना मेरा फर्ज था। फिर मैं कोई काम सोच लिया कि मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना बड़ा आघात, इतना बड़ा नुकसान मेरा हुआ था। तो उस वक्त आनंद दिघे साहब जो मेरे गुरु थे, क्योंकि उस वक्त मेरी ज़रूरत ये दोनों की थी, मेरे बीवी को और श्रीकांत को। लेकिन आनंद दिघे जब मेरे पास, दिघे साहब बार बार आते थे, मुझे बोलते थे अभी तो बाहर निकलना चाहिए। मैं इससे बाहर निकलना मुश्किल है, मैं अभी मेरे परिवार कोई जो भी मदद करनी है उनके साथ में रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बार बार
ये करने के बाद ने मुझे एक दिन कहा कि तेरा परिवार अब इतना छोटा नहीं है, तेरा परिवार बहुत बड़ा है, तो अभी समाज के लिए तुझे जीना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो मैं बोला कैसे मैं करूँगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनकी प्रेरणा और उनकी ऊर्जा जो मुझे मिली वो नहीं थे तो मैं आज यहाँ नहीं रहता, ये फैक्ट है। और उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी देने के बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। जो भी है काम करते गया पार्टी के लिए, मुझे कुछ मिलेगा ये उम्मीद मैंने कभी नहीं रखी। तब जाके। और आपकी पत्नी और आपका बेटा उस वक्त? अभी वो तो उनकी तो हालत क्या थी, मैं तो बाहर, मेरा जो दिगे साहब ने जिम्मेदारी दी तो मेरा वक्त निकल जाता था और घर आता तो वो हादसे से बाहर आना। पूजा पाठ किया, कैसे स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, किससे वो स्ट्रेंथ कहाँ से आ जाता है? अभी आनंदी के साहब तो पीछे खड़े रहे, उनकी प्रेरणा तो मिली। हमारे घर के लोग भी हमारे सत्संग में जाते थे, मेरी बीवी जाती थी। क्या है उसमें, ये इतना बड़ा कष्ट सहन करना मुश्किल है, लेकिन उसमें से हम बाहर आ गए। अभी वो लोग को भी मैंने कहा कि हम अभी हमारा जो परिवार है हम थोड़ा उसको बड़ा परिवार करते, सब लोगों का दुख है वो हमारा समझते हैं हम और काम करते हैं। आप बाड़ा साहब से मिले थे उस वक्त? हाँ मिला था। उन्होंने आपको कुछ कहा? आनंद दिगे साहब ने मुझे उनको मिलाया था। जब मुझे, उनसे पहले भी मिला मैं, लेकिन जब मुझे जिम्मेदारी देनी थी तब विशेष रूप से उन्होंने मुझे साहब से, बड़े साहब से मिलाया। बड़े साहब भी मेरे ऊपर बहुत प्यार करते थे। उनका आशीर्वाद था आपके? उनका आशीर्वाद था। वो भी बहुत मेरे काम से खुश थे। मुझे कोई भी काम देते तो उसको उनको मालूम था कि ये काम, ये जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे बखूबी निभाएगा, इतना विश्वास था उनको। आपको जब आप पार्टी से हटे उस वक्त, जब आपके साथ लोग गए, कभी आपको लगता था कि आप पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं? कभी आपको ऐसे लगता था जैसे लोग जब कह रहे थे ये दगाबाज है, ये पार्टी तोड़ रहा है, आप पे इल्ज़ाम लगता था? कभी वेवर किया कि हाँ क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? बहुत बड़ा कदम था उस वक्त, आपको थोड़ा सा लगा कभी? क्योंकि परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई, हम अगर यही रहते इनके साथ तो पार्टी टूट जाती, पार्टी खत्म हो जाती, धनुष्बाण चिन्ह भी खत्म हो जाता। क्योंकि पार्टी के वर्कर नहीं रहेंगे तो पार्टी कैसे रहेगी? अगर पार्टी का मुखिया, उसका जिम्मेदारी होता है कि हमारे सब लोगों को जोड़ के रखना, हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना, हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि पार्टी को आगे बढ़ाते समय पार्टी का फायदा लोगों को होना। अगर हम पार्टी के प्रमुख हैं तो हम हमारा खुद का परिवार का स्वार्थ देखें और पार्टी का स्वार्थ नहीं देखें, पार्टी का फायदा नहीं देखें तो पार्टी बड़ी नहीं होती है। पार्टी का कार्यकर्ता ही पार्टी को बड़ा करता है। तो जब संकट में कोई कार्यकर्ता होता है तो उसके पीछे खड़ा रहना ये पार्टी के मुखिया का काम होता है। तो हमने देखा कि ये पार्टी कोई और चला रहे, बैठे कोई है और है, तो ऐसे ही रहेंगे। और जो जो हाथ से बताया आपको कि कैसे कैसे हमको ख़त्म करने की कोशिश और साजिश हो रही थी, अगर हम ऐसे ही रहते, और हम क्या कर रहे थे, आप अभी ये छोड़ो, आप बीजेपी के साथ गठबंधन करो, सब हो गया, आपने उनको सिखाया या उन्होंने आपको सबक सिखाया, छोड़ दो, अभी हम एक होने का समय और ज़रूरी है। मैं ऐसा सोचने वाला आदमी, मैं 5 बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमें ये करना चाहिए, तो क्या मैं मुख्यमंत्री बनता? नहीं बनता मैं, लेकिन पार्टी को जोड़े रखने के लिए मेरी कोशिश थी। क्या उद्धव जी अकेले ये डिसीजन ले रहे थे या उनके पीछे कोई और था? वो तो सबको पता है कि वो परिवार के साथ मिलकर ही डिसीजन लेते थे, लेकिन एक डिसीजन उन्होंने अगर ये लेता, पार्टी तो बचती,
पार्टी गठबंधन हम बीजेपी के साथ करते तो हमारे आइडियोलॉजी भी टिके रहती, बाबा साहब ठाकरे जी के विचार भी टिके रहते और हमारी पार्टी के सब एक पार्टी रहती। अगर एक पार्टी के अंदर पार्टी का मुखिया अगर गलत डिसीजन लेता है तो क्या पार्टी के सब लोगों ने वो गलत डिसीजन उनका फॉलो करना चाहिए? क्या उसको गलती को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? ऐसा तो कोई लोकशाही में नहीं होता है। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को इम्पोर्टेंस रहता है, महत्व रहता है। तो जब हमारे साथ 40, 10, 50 एमएलए की सोच एक है और 10-12 आदमी लोग की सोच एक है तो फिर लोकशाही में क्या होता है? हमने गलत नहीं किया कुछ भी, हमने लोकशाही को बरकरार रखा, पार्टी को बरकरार रखने का काम किया है। आज शिवसेना तो बरकरार है, धनुष्यबाण भी बरकरार है। आज लोगों ने भी दिखाया है असली शिवसेना कौन है। हम 13 जगह पर सामने आमने सामने लड़े, हम उसमें से 7 जीत गए, वो 6 जीत गए, तो दिखा दिया। मैंने अभी कहा ना, उसमें मैंने पहले कहा कि गढ़ जो है वो तो शिंदे जी, मुझे हिंदुत्व का डेफिनेशन शिवसेना के माध्यम से बताइए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व और क्या भारत के लिए इज इट नेगेटिव, इज इट अ पॉजिटिव फोर्स? देखिए, बाबा साहब ठाकरे जी का, देखिए सबका हिंदुत्व क्या था। हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक व्यापक विचार है और इसमें हिंदुत्व आगे बढ़ाना, इसका मकसद या मतलब अन्य जो धर्म है, जात है, उसका अनादर करना, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा हिंदुत्व नहीं है। जो देश को प्रेम करता है, जो देश के गुणगान गाता है, जो पाकिस्तान हारने के बाद यहाँ पटाखा फोड़ता है, वो हमारा नहीं है। वो कोई भी जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हमारे देश का नमक खाता है, इस मिट्टी में रहता है, इस मिट्टी का नमक खाता है, वो हमारा है। ये हमारा हिंदुत्व है और इसमें बाला साहब की विचारधारा भी हम चल रहे हैं। हम सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करना चाहते। आज क्या चल रहा है? ये सब सत्ता पाने के लिए। हमारी पार्टी वैसी नहीं है। हमारी पार्टी की विचारधारा बाबा साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और उन्होंने हमारी पार्टी में, बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने में मिनिस्ट्री में तो साबिर शेख थे, हमारे सरकार में अब्दुल सत्तार है। तो हम जात पात धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन देश के खिलाफ जो काम करेगा, देश के खिलाफ जो खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ हमें। आप हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखते हैं? हिंदू राष्ट्र मीन्स क्या है? डेवलपमेंट है, विचारधारा है, नहीं कि संविधान के हिसाब से भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। ऑपोजिशन कहती है कि बीजेपी और उसके एलाइज जो हैं वही चाहते हैं कि संविधान बदलकर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया। ये गलत है उनका। संविधान बदलना क्या मुमकिन है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान जो बनाया, पूरी दुनिया में से सर्वोत्तम संविधान हमारा है और उनके संविधान पे देश चलता है, हमारा सरकार चलता है। और संविधान के वजह से ही मोदी जैसे एक सामान्य परिवार का इंसान, एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया और यहाँ पर एक सामान्य किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया। तो ये संविधान कौन बदल सकता है? और अगर ये फेक नैरेटिव है सब, ये बिल्कुल झूठा है। ये बाबा साहेब को आज संविधान बदलने वाले लोग बोलते हैं संविधान बदलेगा जो बाबा साहब ने लिखा है। इन्होंने बाबा साहब को 2 बार हराया है चुनाव में। बाबा साहब को कांग्रेस ने कितनी तकलीफ दी है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते थे ये कांग्रेस से दूर रहो, ये कांग्रेस जलता हुआ घर है। ये स्टेटमेंट हमारे नहीं है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के। संविधान दिन मनाना किसने शुरू किया? इतने 50-60 सालों में कांग्रेस को कभी सूझा नहीं, मोदी जी ने शुरू किया। तो कैसे संविधान बदलेंगे? ये वोट को बटोरने के लिए ये सब उन्होंने किया। लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तानी जो हैं
ये मान गए थे कि बीजेपी जो है वो हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए जो डर का माहौल था, इसी की वजह से जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है, जो भी बीजेपी को हरा सकता है। और ये हिंदू राष्ट्र की जो बात है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, बाकी की फॉरेन मीडिया जो है वो भी लिख रही है कि अगर बीजेपी ये 3 राज्य में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर यहाँ पर जीत जाती है तो एनडीए सरकार और मजबूत हो जाएगी और हिंदू राष्ट्र इज अ रियलिटी, इट कैन हैपन। ऐसा मोदी जी ने कहा क्या? मोदी जी को हराना, सब लोगों ने हराने के लिए इंडिया अलायंस बनाया। क्या हरा पाए मोदी जी को? ठीक है, सीटें तो कम ज़्यादा होती है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इतने नंबर्स उनको मिलने चाहिए, ये तो देश की जनता ने दिए। तो इसका मतलब देश की जनता उनके खिलाफ है क्या? उनके बाजू से है। और कांग्रेस के 3 बार 2014, 2019, 2024 100 तक नहीं पहुंच पाए। काय के पेड़े बांट रहे मोदी जी जीतने की खुशी में? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में पेड़े बांट रहे हैं क्या? 3 बार हारने का हैट्रिक करने के लिए पेड़े बांट रहे? समझ में नहीं आता कुछ, ये क्या है? इसलिए ये सब झूठ है। ये कितने फेक नैरेटिव फैलाकर इन्होंने ये किया है, फिर भी इतने सब लोग इकट्ठा आने के बाद भी मोदी जी को नहीं हरा पाए, क्योंकि इस देश को मोदी जी की जरूरत है। सभी विदेशी मीडिया हो या भारतीय मीडिया, सब तीनों इलेक्शन के रिजल्ट को इंतज़ार कर रही है देखने के लिए कि अगर 3 इलेक्शन हार जाती है एनडीए तो एनडीए की सरकार डामाडोल होगी। ये सब विशेषज्ञ कह रहे हैं। कौन से 3? जो अब 3 विधानसभा चुनाव होने। महाराष्ट्र तो हम जीतेंगे, मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। महाराष्ट्र में महायुति सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीतेगी, क्योंकि लोग यहाँ के महाराष्ट्र के समझदार है। 2.5 साल क्या किया है, 2 साल में हमने क्या किया है, और विकास और कल्याणकारी योजना क्या है, ये कौन लाया है। आज लाडली बहना का आज देखे कितने गांव गांव में, शहर शहर में सभी हमारे बहना इतना उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कितनी योजनाएं लाए। क्यों? सरकार किसके लिए चाहिए? सरकार उनको जीवन में कुछ देने के लिए चाहिए ना, उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए चाहिए। हम पूरी ऐसी इकोसिस्टम बनाइए, घर में लाडली बहना को, मुख्यमंत्री लाडली बहना को फायदा, लड़की है उसको हायर एजुकेशन, लेक लड़की जो है लखपति योजना वो किया है, किसानों को हमने किया है, अगर घर में युवा है उसको स्टाइपेंड है, ये सब योजना की है ना। ये तो ये देखिए, हम ये चुनाव के लिए नहीं किया है, ये इसको प्रिपरेशन करना पड़ता है, तुरंत के 1 दिन में 1 महीने में नहीं होता है। हमने ये लेक लड़की योजना जो है तो 8 महीने पहले की, इसका प्रिपरेशन भी हम 8 महीने से 9 महीने से कर रहे थे। तो ये चुनाव सामने नज़र में रखते हुए हमने कोई भी योजना नहीं की है। ये कांग्रेस जब करती है, चुनाव आया हम ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, डिकरा देंगे, चुनाव जाने के बोले प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। ऐसा हम करने वालों में से नहीं, हमने जो बोला है वही करके दिखाएंगे पूरी तरह। जितनी योजना है वो पूरा उनको फ़ायदा होगा। शिंदे जी, दिल्ली के साथ आपके संबंध कैसे हैं? कहा जाता है कि सभी चीफ मिनिस्टर्स चाहते हैं कि जैसे चंद्रबाबू नायडू और जैसे नीतीश कुमार को स्पेशल पैकेज मिलता है, सभी चीफ मिनिस्टर्स चाहते हैं कि हमें भी मिले। हमारे को भी दिया है, कई योजनाओं में पैसे दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिए हुए हैं, हमारे इरिगेशन में दिए हुए हैं, अर्बन डेवलपमेंट में दिए हुए हैं। अब हमने कुछ, जैसे नीति आयोग की बैठक थी तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कुछ बातें कही थी, हमारे स्टेट के जो इशू है उसके ऊपर भी मैंने बात की थी। पॉजिटिव है वो। उन्होंने भी कहा कि रिवर जो लिंकिंग का प्रोजेक्ट है, जो नदी जोड़ प्रकल्प जो होता है, जहाँ पानी नहीं और जहाँ ज़्यादा पानी, एक्सेस पानी है, वहाँ जोड़ना, वो सब हमारे अभी स्टेट में उसके प्रोजेक्ट का हम एक डिटेलिंग करना किया है हमने, और निश्चित रूप से उसमें बड़े पैसे लगेंगे। और हमें हमेशा केंद्र सरकार ने हमेशा मदद की है, निश्चित रूप से वो मदद करेंगे, क्योंकि हम पहले भी कहा है
कि राज्य में सरकार और केंद्र में एक विचारधारा वाली सरकार होती है तो काम होते हैं, उससे फ़ायदा लोगों को होता है, राज्य को होता है। इसलिए हम जाते हैं दिल्ली में, उनसे मांगते हैं ये हमारे लिए चाहिए, और दिक्कत ये नहीं डबल, होती। हाँ नहीं दिक्कत होती, हमारा एक भी प्रस्ताव वो काटते नहीं, अच्छा, कटौती नहीं करते। एक सवाल मुझे हमेशा पूछना था कि मैं राज ठाकरे जी को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहती हूँ। उनका और उद्धव ठाकरे के साथ क्या रिलेशनशिप है और अब किस स्टेज पे पहुंच गए हैं, क्या हो क्या रहा है वहाँ पर? अभी तो मैं कभी कभी बोलता हूँ मेरे स्पीच में, जब भी उद्धव जी ने कहा ये तो लाड़की बहन लाडली बहन तो आ गई, लाडला भाई कब आएगा? तो हम लाडला भाई भी लाया, युवा प्रशिक्षण जो है युवाओं। वो आपको क्यों ऐसे बोल रहे थे? लेकिन उनको मैं बोलता हूँ कि जब राज ठाकरे जी उनके साथ थे तो राज ठाकरे जी उनको छोड़ने का कारण क्या था? राज ठाकरे जी को, वो तो बाला साहब के साथ में राज ठाकरे जी काम करते थे। 95 का जो चुनाव था उसमें पूरे दौरे सभाएं राज ठाकरे जी ने की। हाँ, बाजू में थे सारे, हाँ साथ में थे, वो अलग सभा करते थे, अलग सभा करते थे, पूरा माहौल बनाया था। लेकिन जब राज ठाकरे जी को जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया तब उद्धव जी की मंशा जागृत हो गई, जैसे अभी मुख्यमंत्री बनने की हुई थी, और राज ठाकरे जी को बाजू कर दिया। उनके मुख से बुलवाया, प्रस्ताव लाया कि उद्धव जी के कार्याध्यक्ष बनाने का, और उनको हटा दिया। हटाने के बाद भी राज ठाकरे जी कहते थे जहाँ शिवसेना कमज़ोर है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन इनसिक्योरिटी के वजह से वो भी नहीं दे पाए, दिया। और इसीलिए राज ठाकरे जी को, बाला साहब ठाकरे जी के इच्छा नहीं थी राज ठाकरे जाए। हाँ, पर वो आपके साथ क्यों नहीं है? आपके कोalition में क्यों नहीं आते वो? साथ में है ना मेरे। नहीं, पर इस इलेक्शन में तो नहीं लड़ रहे आपके साथ? नहीं, अभी पिछले लोकसभा में तो हमारे स्टेज पे आए थे ना। हाँ, पर अभी स्टेट इलेक्शन में साथ नहीं लड़े। हमारे खिलाफ भी किधर है? अभी तो समय बाकी है ना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं। लेकिन ये मतलब डिजर्व वो थे उस वक्त, काम करने वाले थे। मैंने जब अजीत पवार जी का इंटरव्यू किया तो वो कहते कि परिवार अलग है और पार्टी अलग है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में कोई भी पार्टी ऐसे है जहाँ पे परिवार को पार्टी से अलग किया जा सकता है, चाहे एनसीपी में हो चाहे शिवसेना में हो। नहीं कर सकते हैं। एक नहीं, क्या परिवार है, का डायनामिक्स और पार्टी का डायनामिक्स इंटरलिंक्ड है। कैसा है, मुखिया ने, पार्टी के प्रमुख ने परिवार के फायदे से ज़्यादा पार्टी के हित को देखना चाहिए, पार्टी कैसी बड़ी हो जाए इसको देखना चाहिए। जैसे अभी आपको आपने पूछा, इसके लिए बताता हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे तीसरी बार एमपी बन गया और एक मिनिस्ट्री हमें मिल रही थी, लेकिन हमारे 6 एमपीज बोल रहे थे कि श्रीकांत को मिनिस्टर बनाओ, लेकिन श्रीकांत ने खुद कहा कि मैं पार्टी का काम करूँगा, हमारे में जो सीनियर है उसको दे दो। तो अगर मेरी जगह पे दूसरा होता तो क्या करता था? पहले अपने परिवार के इसको बिठाता, लेकिन हमने पार्टी के सीनियर एमपी को मिनिस्टर बनाया। ये ऐसा हम करते हैं जब, तभी पार्टी का विश्वास होता है, पार्टी कार्यकर्ता का विश्वास होता है, लोक प्रतिनिधि का विश्वास। लेकिन आपके इस अलायंस में ही एनसीपी है और सुनेत्रा जी इलेक्शन हारी लेकिन राज्यसभा में भेज दिया, तो परिवारवाद तो दिख रहा है ना। नहीं, देखिए उनकी सोच अलग है, उनकी विचारधारा भी अलग है, हर एक की सोच अलग अलग है। तो जैसे सोचते हैं वैसे कार्रवाई होती है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ। अंत में यही पूछूंगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, अभी हमारी टीम काम कर रही है। हमें कौन बनेगा मुख्यमंत्री से हमारे राज्य में महायुति की सरकार आवे, हमारी जनता को क्या मिले, हमारे राज्य को क्या मिले, ये हम देखते हैं। ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया, सीधा आंसर नहीं दिया आपने। ये तो जनता के हाथ में होता है ना, ये जनता का भला करे, आशीर्वाद उनका ले, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमें एक ही चाहिए कि इस राज्य का विकास, इस राज्य की जनता के जीवन में परिवर्तन, खुशहाली आए, हमारे किसान खुश हो जाए,
उनके जीवन में जो संकट आते हैं वो दूर हो जाए। और मुझे क्या मिला, इससे मैं क्या दूंगा, इस विचारधारा से मैं काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको शुभकामनाएं इलेक्शंस के लिए और आगे की जिंदगी के लिए। धन्यवाद। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।